गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम सर्कुलर मोशन का सेकंड पार्ट दैट इज आगे का पार्ट पढ़ेंगे। अब पिछले लेक्चर में मैंने आपको बेसिक सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में बताया था। ठीक है, खैर बैंकिंग ऑफ रोड में मैंने आपको अपर मैक्सिमम लिमिट बताया था, जिसमें एग्जांपल ये बैंक्ड रोड है विद फ्रिक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे थीटा इज द एंगल ऑफ बैंकिंग एंड म्यू इज द फ्रिक्शन। सो यहाँ पे जब गाड़ी चल रही थी तो मैंने मैक्सिमम लिमिट दैट इज फ्रिक्शन अंदर की तरफ, गाड़ी बाहर की तरफ स्किड होगी, इस बारे में बताया था। अब आज हम इसका एग्जैक्टली अपोजिट दैट इज लोअर लिमिट के बारे में पढ़ेंगे। नाउ लोअर लिमिट मतलब क्या? देखो कभी क्या होता है, बैंक्ड रोड पे अगर बैंकिंग ज्यादा हो तो गाड़ी के नीचे की तरफ स्लिप होने के चांसेस हैं अगर आपकी वेलोसिटी अप टू लिमिट ना हो। इन दैट केस आपका फ्रिक्शन हो जाएगा बाहर की तरफ। ठीक है, नीचे आ जाएगा mg, ऊपर आ जाएगा नॉर्मल। ठीक है, तो ये थीटा। तो अब यहां पे हम लोग v मिनिमम फाइंड करने की कोशिश करेंगे जिसमें कम से कम कितनी वेलोसिटी हो ताकि यहां पे सर्कुलर मोशन पॉसिबल है, वरना गाड़ी नीचे की तरफ स्किड हो जाएगी। ठीक है, इन दैट केस मैंने वापस एफबीडी बनानी है। एफबीडी बनाते वक्त ध्यान दें सारे फोर्सेस उस पे दिखने चाहिए, आपको सारे फोर्सेस उस पर रिप्रेजेंट करने हैं जो आपको लग रहे हैं फ्रिक्शन। ठीक है, सो ये इतने फोर्सेस यहां पे लग रहे हैं। नाउ इन फोर्सेस को आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रिजॉल्व कर लेंगे। सो दिस इज थीटा, सो दिस बिकम्स फ्रिक्शन cos of theta अपर डायरेक्शन में, फ्रिक्शन sin of theta। यहां पे नॉर्मल cos of theta, यहां पे नॉर्मल sin of theta। सो मैंने एफबीडी को रिजॉल्व कर लिया है, जहां पे वर्टिकल डायरेक्शन में n cos थीटा, फ्रिक्शन sin थीटा एंड mg, एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये दो फोर्सेस आ गए। ठीक है, अब जब मैं बात करता हूं कि यहां पे फोर्सेस इक्वेशन लिखनी है तो वर्टिकल इक्वेशन एंड हॉरिजॉन्टल इक्वेशन। वर्टिकल इक्वेशन में n cos थीटा प्लस फ्रिक्शन sin थीटा इज इक्वल्स टू mg। करेक्ट है? अच्छा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एज सेंट्रीपिटल फोर्स इज टुवर्ड्स सेंटर, आई कैन से n sin थीटा माइनस fr cos थीटा इज इक्वल्स टू m इंटू a। a की जगह पे हम लोग लिख देंगे v स्क्वायर बाय r। ओके, सो ये हो गया हमारे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इक्वेशन। सो नाउ ये हो गया वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इक्वेशन। इन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इक्वेशंस को यूज करके हम लोग यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी फाइंड करेंगे। मिनिमम वेलोसिटी फाइंड करने के लिए मैंने इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय 1 करना है। मान लो ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर आपका 1 है। ठीक है, सो इक्वेशन बन जानी आपकी n sin थीटा माइनस fr cos of theta अपॉन n cos of theta माइनस प्लस fr sin of theta which is mv square by r अपॉन mg। ठीक है, अब वही प्रोसेस, वही तरीका, फ्रिक्शन को हम लोग म्यू इंटू एन लिखेंगे। फ्रिक्शन को क्या लिखेंगे? म्यू इंटू एन लिखेंगे। फ्रिक्शन को म्यू इंटू एन लिखे एन कॉमन ले लेंगे और एन कट हो जाएगा, तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगी? साइन थीटा माइनस म्यू कॉस ऑफ थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर जी। ठीक है, तो यहां पे v मिनिमम की वैल्यू आ जाती है अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू, सॉरी यहां पे प्लस आना है, म्यू साइन थीटा। ठीक है, सो यहां पे v मिनिमम वेलोसिटी आ जाती है, यानी इससे कम वेलोसिटी अगर आपकी रहती है
तो गाड़ी नीचे की तरफ स्किड हो जाएगी। समझ में आया पॉइंट? क्या बोलना चाहता हूं कि गाड़ी अगर इससे कम वेलोसिटी से चलती है तो इस बैंक रोड पे गाड़ी नीचे की तरफ स्किड होगी। ठीक है, सो मैंने आपको मिनिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी दोनों के वैल्यूज डिफाइन कर दिए थे। ठीक है, अब आपको एक एग्जांपल करवाऊंगा जो कि मिनिमम और मैक्सिमम वेलोसिटी पे बेस्ड है। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज a racing track of curvature 9.9 meter is banked with an angle of tan inverse of 0.5 and coefficient of static friction is 0.2। अब मुझे यहाँ पे 10% मार्जिन से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है। सो सबसे पहले मैंने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। मैक्सिमम वैल्यू का आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट में म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan of theta, करेक्ट। एंड v मिनिमम के आपके पास अभी आपने डिराइव किया था अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 माइनस 1 प्लस म्यू tan ऑफ थीटा। ठीक है, सो ये दो इक्वेशन यूज करके हम लोग अब ये सम सॉल्व करेंगे। अब ये सम सॉल्व करने के लिए मैंने गिवन देख लेना। सबसे पहले गिवन मेरे पास रेडियस दे रखा है विच इज 9.9 मीटर्स, जी की वैल्यू है 9.81 एंड स्टैटिक फ्रिक्शन आपको दे रखा है 0.2। अच्छा, tan थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको 0.5। ठीक है, tan इनवर्स है तो उसको आप इनवर्स निकाल लें उसका और आपको tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो आप V max की वैल्यू फाइंड करें, जहां पे V max की वैल्यू सॉल्व करने के बाद आपको क्या आएगी जरा देखिएगा। सॉल्व करता हूं मैं आपके लिए। सो गाइस, नाउ यहां पे मैंने सॉल्यूशन लिख दिया है जहां पे V max की वैल्यू आ रही है रूट ऑफ 77 व्हिच इज 8.775 मीटर पर सेकंड एंड V minimum की वैल्यू आ रही है रूट ऑफ 27 व्हिच इज 5.196 मीटर पर सेकंड। नाउ यहां पर मुझे डिटरमाइन करनी है अपनी स्पीड लिमिट्स विद 10% मार्जिन। नाउ व्हाट इज 10% मार्जिन? 10% मार्जिन मतलब मुझे एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऐड करना है, जैसे आप आगे फिजिक्स में ऐड करोगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब है यहां पे अगर मैक्सिमम इतना आ रहा है तो मैक्सिमम 10% मार्जिन का मतलब है V max will decrease by 10%। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहता हूं मैं? ठीक है, वहीं पे अगर V मिनिमम की वैल्यू चाहिए तो V मिनिमम में मुझे 10% ऐड करना पड़ेगा ताकि एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहे 10% की, ताकि कोई भी गाड़ी इससे नीचे ना आए। सो यहां पर V मिनिमम विल इंक्रीज बाय 10%। ठीक है, सो इंक्रीज करना है और V मिनिमम को इंक्रीज करना है और V मैक्सिमम को डिक्रीज करना है आपको 10% से, ताकि आपको एक अपना एक लिमिट मिल जाएगा बिटवीन V मिनिमम एंड V मैक्सिमम। सो कैसे करते हैं ध्यान दें। सो यहां पे मैंने 10% से इंक्रीज करना है मतलब मेरा 10% बढ़ जाएगा, हेंस आई विल गेट 1.10 मल्टीप्लिकेशन वैल्यू विद 5.196। Whereas यहाँ पे मुझे 10% डिक्रीज करना है, दैट इज मेरा वैल्यू हो जाएगा 0.9। सो 0.9 into 8.775। सो मुझे यहाँ पे V मिनिमम की वैल्यू मिलती है 5.716, whereas V मैक्सिमम की वैल्यू मिलती है 7.89। ठीक है, सो आई होप सो यू अंडरस्टैंड। बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया है जहां पे मुझे V मैक्सिमम और V मिनिमम दोनों का आइडिया लगता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हमारे अगले टॉपिक दैट इज कोनिकल पेंडुलम्स। ठीक है, सो गाइस नाउ विल स्टार्ट विद कोनिकल पेंडुलम। अब जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने, एक सिंपल सा स्ट्रिंग लिया है जो कि इनएक्सटेंसिबल है, मासलेस है और फ्लेक्सिबल है। अब यहाँ पे मैंने एक मास ऐड कर दिया, टाइनी मास ऐड किया जो कि एक स्ट्रिंग को, मान लो इसका लेंथ L है। ठीक है, अब अगर ये स्ट्रिंग इस प्लेन में मूव करे या इस प्लेन में ऑसिलेट करे, एग्जांपल अगर ये इस तरह से ऑसिलेट करता है,
एग्जाम्पल अगर ये इस तरह से ऑसिलेट करता है तो ये कहलाएगा एक सिंपल पेंडुलम। नाउ मुझे पढ़ना है कोनिकल पेंडुलम, जहां पे कोनिकल पेंडुलम का मतलब है ये बॉब अपने आप में एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे। सर ये सर्कुलर मोशन कैसे परफॉर्म करेगा? एग्जाम्पल अब ये स्ट्रिंग एक कोन बनाए। एग्जाम्पल ये स्ट्रिंग अब अगर ये कोन बना रही हो तो कोन कैसे बनाएगी? जैसे मान लो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट एक सर्कल बना दिया मैंने कुछ इस तरह से, और अब ये जो बॉब है, ये बॉब इस सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है, तो ये स्ट्रिंग कुछ इस तरह से नजर आएगी। ठीक है, तो अगर ये स्ट्रिंग पूरी तरह से ये सर्कल को कंप्लीट करती है तो यहाँ पे एक कोन बनता हुआ नजर आएगा आपको। सो यहाँ पे जैसे जैसे ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, ये स्ट्रिंग एक कोन बनाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये सर्कुलर मोशन, ये पार्टिकल एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, और आई कैन से द वर्टिकल पार्ट और द वर्टिकल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज कोनिकल पेंडुलम। अब इस कोनिकल पेंडुलम का मुझे टाइम पीरियड फाइंड करना है, जो कि मेरे लिए एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने इसका एफबीडी बनाना है। एफबीडी बनाने के लिए मैंने सबसे नीचे की तरफ mg लगा दिया। ठीक है, अच्छा स्ट्रिंग के डायरेक्शन में टेंशन लगेगा बेटा। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये दो फोर्सेस के अलावा और कोई फोर्स है क्या? मुझे तो नहीं दिखता, अगर आपको दिखता है तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, नाउ after these two forces I'll resolve the two forces where mg is in downward direction। अब ये जो टेंशन है, ठीक है, इस टेंशन को मैंने रिजॉल्व कर दिया है इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में ये हो जाएगा t cos of थीटा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाएगा t sin of थीटा। ठीक है, अब यहां पे दो इक्वेशन बनना है, वर्टिकल इक्वेशन एंड हॉरिजॉन्टल इक्वेशन, जहां पे वर्टिकल इक्वेशन हो जाएगा आपका t cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, एंड हॉरिजॉन्टल इक्वेशन हो जाएगा t sin थीटा इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ। ठीक है, अब ध्यान देना, वर्टिकल डायरेक्शन में मेरा पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, माय पार्टिकल इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन ओनली इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, हेंस आई कैन से दैट vertical forces are balanced, hence upper vertical force is equal to lower vertical force, which is t cos theta is equals to mg, whereas horizontal forces में यहाँ पे the only force present is t sin theta, so t sin theta present है, so t sin theta is equals to mass into acceleration according to Newton's second law। अब जबकि ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, जहां पे मान लो इसका रेडियस r है, मान लो इसका रेडियस r है, तो in that case your acceleration will be equals to v square by r। करेक्ट है? ठीक है, सो ये हो जाएगा t sin theta is equals to mv square by r। ठीक है, now when I talk about t sin theta is equals to mv square by r, तो ये मेरा बन गया पहला इक्वेशन और ये मेरा बन गया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं ओमेगा के टर्म्स में लिखता हूं, बिकॉज़ मुझे फाइंड करना है टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड ओमेगा से इजी होता है फाइंड करना। ठीक है, सो t sin थीटा इज इक्वल्स टू mr ओमेगा स्क्वायर। करेक्ट है? सो दिस रिजेंबल्स माय सेकंड इक्वेशन। नाउ व्हाट आई डू इज आई डिवाइड सेकंड इक्वेशन डिवाइड बाय फर्स्ट इक्वेशन, सो आई गेट t sin थीटा अपॉन t cos of theta which is equals to mr omega square upon mg। करेक्ट है? सो यहां पे mm कैंसिल होके tt कैंसिल होके मुझे tan थीटा मिलता है, जहां पे tan थीटा इज इक्वल्स टू r ओमेगा अपॉन g। करेक्ट है? ठीक है, सो यहां से मुझे मेरा ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू मिल गया, वेयर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू g tan theta upon r। Instantly I can find omega is equals to under root of g tan theta upon r। Okay, so now second equation को first equation से डिवाइड करने के बाद मुझे मिल गया ओमेगा स्क्वायर which is equals to g sin theta upon r cos of theta। ठीक है, अब
जैसे मेरे डायग्राम में मैंने देखा था कि यहां पर एक सर्कुलर मोशन बॉब परफॉर्म कर रहा है, तो यहां पे ये है r और ये है l, ये है थीटा, ठीक है। सो यहां पे रिलेशन क्या होगा, sin थीटा इज इक्वल्स टू r अपॉन l, सो आई कैन से r इज इक्वल्स टू l sin ऑफ थीटा। अब मेरा जो इक्वेशन है ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ g sin ऑफ थीटा अपॉन r cos of theta. As I am unknown to r, I'll replace r with l sin theta. So I'll get omega is equals to under root of g by l cos of theta. ठीक है। अब यहाँ पे टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 pi by omega. So I get time period is equals to 2 pi under root of l cos of theta upon g. So this is the time period of a conical pendulum जहां पे ये बॉब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था, ठीक है। सो इस बॉब का टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 pi under root of l cos sin theta by g. Now how can I eliminate this cos theta, or how does this cos theta affects the equation in terms of smaller angles? Now I'll check with that part. So time period of conical pendulum was 2 pi under root of l cos of theta upon g. Now imagine if the conical pendulum is making an cone angle of theta which is where theta is less than 60, where theta is less than 6 degree. In that case I can say my cos theta is almost equal to 1, correct? Am I right? So if theta is less than 6 degree, my cos theta is almost equal to 1. In that case, my formula of time period can be written as t is equals to 2 pi under root of l by g. Correct? Now, this is actually the time period of simple conical pendulum. Simple pendulum. Now, this is the actual the time period of simple pendulum. Now, ये time period तभी valid है जब आपकी theta less than 6 degree हो. This can be extended up to a error of 10 degree also, ठीक है। So guys, now we'll study vertical circular motion. जहां पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताता हूं। एग्जाम्पल, आई हैव अ स्ट्रिंग विच इज टाइड विद अ बॉब, ठीक है। अब मैंने इस पॉइंट के अबाउट इस बॉब को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है, ठीक है। सो इफ दिस बॉब इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन अबाउट दिस पॉइंट इन वर्टिकल प्लेन, ठीक है, आई मीन टू से इन वर्टिकल प्लेन, इस प्लेन में अगर ये बॉब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो इसको बोलते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। नाउ दिस वर्टिकल सर्कुलर मोशन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। अब ये 2 टाइप का हो सकता है। सबसे पहला कंट्रोल्ड। एग्जाम्पल, कंट्रोल्ड का मतलब है आपने इसको पकड़ा और अपने हाथ से इसको सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर लो विद कांस्टेंट स्पीड। सो इन दैट केस this motion which you are performing by your hand is a controlled motion which is not affected by gravity, ठीक है। so यहां पे ये ग्रेविटी से अफेक्टेड नहीं होगा क्योंकि आपने इसकी स्पीड कांस्टेंट रखी है। सेकेंड इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर ग्रेविटी। एग्जाम्पल, आपने इसको एक इंपैक्ट दिया इन दिस डायरेक्शन, उस इंपैक्ट के कारण इस बॉब को कुछ वेलोसिटी मिली। अच्छा, आपने इतनी वेलोसिटी दे दी कि ये बॉब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर जाता है, तो ऐसे सर्कुलर मोशन को बोलते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। खैर, हम लोग पढ़ेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर ग्रेविटी, जिसका पहला पार्ट होगा बॉब टाइड टू अ स्ट्रिंग। सो गाइस, वी आर नाउ गोइंग टू स्टडी वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर ग्रेविटी, जहां पे मैंने एक बॉब लिया है which is tied to a string. Now इसका रेडियस मान लो r है, मैंने कुछ पोजीशंस ले लिया है a, b and c, ठीक है। अब इसके एक एलबीडी बना लेते हैं जहां पे एट एनी पोजीशन, मान लो एट a, the LBD is equals to mg
एंड इन अपवर्ड डायरेक्शन टेंशन। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ये बॉब वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे। वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए यहां पे इस बॉब को सी पॉइंट क्रॉस करना बहुत जरूरी है। अब जब वो सी पॉइंट क्रॉस करेगा उस वक्त स्ट्रिंग स्लैग भी नहीं होना चाहिए। अगर स्ट्रिंग स्लैग हो गया तो आपका सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं होगा। अगर ब्लॉक सी पॉइंट पे नहीं पहुंचा तब भी आपका सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं होगा। तो मेरे पास दो टारगेट्स हैं। बॉब मेरा सी पॉइंट पे पहुंचना चाहिए और सेकंड टारगेट इस स्ट्रिंग में टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए। सो अगर टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए इसके लिए मैंने क्या करना है, मैंने हमेशा इसमें टेंशन रखना है। अच्छा, टेंशन रखने के लिए इस बॉब में हमेशा कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होनी चाहिए, बिकॉज बॉब में अगर वेलोसिटी होगी तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो इसमें टेंशन रहेगा। ठीक है, सो मैंने क्या किया, मैंने पॉइंट ए पे एफपीडी बना ली, पॉइंट बी पे नीचे एमजी और इस तरफ टेंशन। अच्छा, पॉइंट सी पे नीचे एमजी और नीचे टेंशन। नाउ मैंने एफपीडी बना ली ए बी और सी की, जहां पे अलग अलग जगह पे टेंशन अलग अलग तरीके से बैलेंस कर रहा है। नाउ एट पॉइंट ए इमेजिन ए का इक्वेशन आपका बनता है टेंशन माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। बी पे आपका इक्वेशन बनता है टी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर एंड सी पे आपका इक्वेशन बनता है एम जी प्लस टेंशन इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, अब ये तीनों इक्वेशंस में मैं थर्ड इक्वेशन पे कंसंट्रेट करता हूं, जहां पे थर्ड इक्वेशन में मुझे ये नजर आ रहा है कि mg प्लस टेंशन इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, यानी आपने टेंशन जीरो भी कर दिया तब भी आपकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो रही है, बिकॉज़ mv स्क्वायर बाय r इज बैलेंस्ड बाय mg। ठीक है, इन दैट केस टेंशन वेलोसिटी अगर आपने जीरो किया तो ये टेंशन नेगेटिव हो जाएगा। इन दैट केस टेंशन बहुत पहले जीरो हो जाएगा, इसीलिए आपको वेलोसिटी जीरो नहीं करना है। अच्छा, अगर वेलोसिटी जीरो नहीं करना है तो आपको अगर सर्कुलर मोशन कंप्लीट करवाना है तो आपको लगाना पड़ेगा यहां पे टेंशन जीरो। नाउ टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो करने से क्या होगा, देखिए जरा ध्यान से। टॉप मोस्ट पॉइंट से पहले के दो पॉइंट कंसीडर करता हूं, इस पार्ट को मैं एनलार्ज करता हूं। So guys, यहां पे मैंने इस पार्ट को एनलार्ज किया है, जहां पे दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट सी डैश एंड दिस इज पॉइंट सी डबल डैश। नो, सी डैश इज द पॉइंट जस्ट बिफोर द पार्टिकल रीचेस द टॉप मोस्ट पॉइंट, ठीक है, एंड सी डबल डैश इज द पॉइंट जस्ट आफ्टर द पॉइंट क्रॉसेस द टॉप मोस्ट पॉइंट। नाउ एग्जांपल, अगर मैं टॉप मोस्ट पॉइंट और सी डैश के बारे में बात करूं तो सी डैश इज स्लाइटली लोअर देन द टॉपमोस्ट पॉइंट, यानी मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पे सी डैश की वेलोसिटी, अगर मैंने वेलोसिटी की बात करी तो सी डैश की वेलोसिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी, किससे, सी की वेलोसिटी से, करेक्ट है। इन दैट केस इफ वेलोसिटी इज स्लाइटली हायर आई कैन से टेंशन इज ग्रेटर देन जीरो, करेक्ट है, टेंशन इज ग्रेटर देन जीरो। नाउ इमेजिन टॉप मोस्ट पॉइंट पे आपने टेंशन अगर जीरो कंसीडर किया है और अगर मैंने बोला कि सी डैश पे आपकी वेलोसिटी सी से ज्यादा है तो टेंशन इज ग्रेटर देन जीरो। सिमिलरली at C double dash I can say that C double dash is again a point which is lower than C in terms of potential energy, so I can say that again as soon as the point C, or I can say as soon as the bob crosses the point C, it will move towards downward direction, and when a particle moves in downward direction towards the gravity, the velocity increases. Again, velocity at C double dash is greater than velocity at C. Hence, again I can say tension is greater than zero.
ओके, सो इस पूरे कॉन्सेप्ट में मुझे एक चीज समझ में आती है कि अगर मैंने टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो किया और जैसे ही टॉप मोस्ट पॉइंट से बॉडी क्रॉस करता है टेंशन ऑटोमेटिकली जीरो से बढ़ जाता है। ठीक है, सो व्हाट इज द कंक्लूजन अबाउट दिस पॉइंट? कंक्लूजन ये आता है कि मैंने टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो किया, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो करने का मतलब ये नहीं कि मेरा बॉब स्लैग हो जाएगा। बॉब स्लैग इसलिए नहीं होगा या फिर बॉब नीचे इसलिए नहीं आएगा बिकॉज बॉब इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड ड्यू टू द मोमेंटम और आई कैन से द इनर्शिया ऑफ द बॉब विल ट्राई टू कंटिन्यू इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर वो थोड़ा सा भी चलता है तो उसका ग्राउंड लेवल से वैल्यू थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा, और जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, और वेलोसिटी बढ़ेगा तो टेंशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, सो समझ में आया ये पूरे कॉन्सेप्ट। अब हम लोग टॉप मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी फाइंड करने की कोशिश करेंगे, जिससे मुझे ये आइडिया लगेगा कि कम से कम टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए सो दैट अ पार्टिकल कैन कंप्लीट सर्कुलर मोशन। सो गाइस, नाउ टॉप मोस्ट पॉइंट पे आपको वेलोसिटी फाइंड करना है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करने सो गाइस आपको टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करनी है। सो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी के लिए हमने इक्वेशन बनाया था, दैट इज mg प्लस टेंशन इज इक्वल्स टू mvc स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, नाउ पूरे कॉन्सेप्ट में मुझे एक चीज समझ में आई कि आपको फॉर मिनिमम वेलोसिटी at C tension should be equal to 0. So if tension is 0, I can say mg is equals to mv square by r. So I can say vc is equals to under root of rg. ठीक है, so this equation is nothing but the equation of minimum velocity at point C so that particle can complete circular motion. ठीक है, सो VC मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ RG। अब आपको अगर मान लो B पे फाइंड करना है या A पे फाइंड करना है, देखो पहली बात ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम में नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग, करेक्ट? सो इफ नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग, एनर्जी इज कंजर्व्ड। सो बाय द मेथड ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन अब आप C की मदद से किसी भी पॉइंट पे, चाहे वो A हो, B हो, D हो या E हो, किसी भी पॉइंट पे आप इनकी वेलोसिटीज फाइंड कर सकते हैं। सो हम फाइंड करेंगे वेलोसिटी एट A एंड B। सो नाउ आई विल फाइंड वेलोसिटी एट A, वेयर वेलोसिटी एट A आई कैन से सिंपली, अब मैंने बोला कि भाई एनर्जी कंजर्व्ड है, एनर्जी कंजर्व्ड है मतलब टोटल एनर्जी एट A शुड बी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट C, करेक्ट है? वेयर शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट B। ठीक है, अब मैंने रेफरेंस कंसीडर कर लिया दिस। सो अगर ये लेवल रेफरेंस है तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी, सो अगर ये रेफरेंस लेवल है तो पोटेंशियल एनर्जी एट C इज इक्वल्स टू m into g into h, where h is equals to 2r. So I can say potential energy is equals to 2 mgr, करेक्ट है? Whereas अब मैंने दोनों एनर्जी दैट इज टोटल एनर्जी एट A एंड टोटल एनर्जी एट C को कंपेयर करना है, तो टोटल एनर्जी एट A इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज टोटल एनर्जी एट C इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 0। Potential energy at A is equals to 0 as height of point A is 0. Hence potential energy at A is equal to 0 plus kinetic energy at A is equal to 0 is equals to half into, repeat. So potential energy at point A is 0 because the reference level starts from A, therefore the height of point A is 0. Now kinetic energy is equals to half into m into VA square, which is equals to potential energy at point C, which is equals to 2 mgr plus kinetic energy at C is equals to half into m into V square, where V is equals to under root of gr. So I get half into m into VA square is equals to 2 mgr plus half into m into gr. So I get VA is equals to under root of
5 g. ठीक है, so this is nothing but the minimum possible velocity at point A so that particle can perform circular motion. Similarly, by this method you can find velocity at B which is equals to under root of 3 g. ठीक है, now we'll try to find, now we'll take an example of point D. Example it is at 45 degrees. ठीक है, सो अगर ये 45 डिग्री पे है तो मुझे इसका वैल्यू फाइंड करना है. I'll change. Now we'll try to find velocity at D where example it is 30 degree. ठीक है, सो मैंने D पे मिनिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है so that I can say that it can complete a vertical circular motion. So I'll rub the board for that. So now वेलोसिटी एट D फाइंड करना है. इसके लिए मैंने वही तरीका अपनाना है, दैट इज टोटल एनर्जी एट A इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट D. ठीक है, मैंने टोटल एनर्जी A को रेफरेंस मान लिया तो उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो मेरा कैलकुलेशन थोड़ा बचता है. ठीक है, जितना कैलकुलेशन बचाओगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि कैलकुलेशन एक चीज है जो आपको हमेशा एग्जाम्स में पीछे आपका टाइम वेस्ट करता है. ठीक है, सो टोटल एनर्जी at A is equals to potential energy plus kinetic energy, where potential energy is 0, which is equals to potential energy at D plus potential energy at plus kinetic energy at D. ठीक है, so kinetic energy at A is equals to half into m into v square at A, where v at A is equals to under root of 5 gr. So this becomes 5 gr, which is equals to potential energy at D. So I need to find the height of point D from the reference level. Now I know that this distance is r. I have to find this distance, where this distance is given by sin theta, where I can say sin theta is equals to, imagine this point is E, so I can say sin theta is equals to ED upon r. So ED is equals to r sin theta, which is sin 30. So I can say potential energy is equals to m into g into h, where h is r plus ed, where ed is r sin theta, that is r by 2 plus half into m into vd square. ठीक है, so ये हो गया 5/2 mgr प्लस 3 mgr by 2 प्लस हाफ इंटू m इंटू vd स्क्वायर. सॉरी, यहाँ पे इक्वल है ना, सो यहाँ पे इस पार्ट को आप ले आओ इस तरफ, ये हो जाएगा mgr is equals to half into m into vd square. So I can say velocity at D is equals to root of 2gr. ठीक है, सो बहुत सिंपल है, बहुत इजीली आप ये सारी चीजें फाइंड कर सकते हो. बहुत इजी एग्जांपल के तौर पर मैंने लिया था आपके, आपको कोई भी एग्जांपल आप अपने मन से ले सकते हो, जैसे 45 डिग्री या फिर 37 डिग्री या 57 डिग्री या 53 डिग्री, कोई भी आप एग्जांपल लेके इसको फाइंड कर सकते हो. ठीक है, सो नाउ वर्टिकल सर्कुलर मोशन का अब सेकंड पार्ट, जिसमें मैंने एक रॉड कंसीडर किया है और रॉड को एक बॉब से फिट किया है. ठीक है, नाउ ये बॉब अब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा. इन दिस केस मैंने आपको आंसर बताना है, आप मुझे सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन बताएंगे. अगर आपको समझ में आता है तो आप मुझे बताइए, और ना समझ में आए तब भी मुझे बताइए, मैं आपको इसको वापस अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, सो यहां पे मैंने आपको सिर्फ हिंट देना है कि ये रॉड है, तो रॉड का टेंशन 0 होता है. सॉरी, सो मैंने आपको सिर्फ हिंट देना है, जहां पे ये रॉड है तो रॉड में स्लैग होने का कोई सवाल ही नहीं उठता. तो अगर रॉड का स्लैग होने का सवाल नहीं उठता तो मुझे सिर्फ ये बॉब को सिर्फ और सिर्फ टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचाना है. तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचाने की वजह से उसका इनर्शिया के कारण वो ऑटोमेटिकली आगे चला आएगा. सो हेंस आई कैन से दैट टॉप मोस्ट पॉइंट पे मैंने बॉब का वेलोसिटी 0 कंसीडर कर लिया. सो टॉप मोस्ट पॉइंट पे बॉब की वेलोसिटी आती है 0,
लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी आती है रूट ऑफ 4gr एंड मिड पॉइंट पे आती है रूट ऑफ 2gr। खैर आपको अगर ये पॉइंट समझ में आता है तो ठीक है। मैंने VC, VA और VB फाइंड कर लिया, जहां पे VC आपका 0, VA अंडर रूट ऑफ 4gr, VB इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2gr। यहां पे मैंने सिर्फ आपको हिंट देके इसका आंसर बताया, ठीक है। अगर आपको ये सॉल्व कर पाते हो आप खुद तो मुझे बताइए, अगर नहीं कर पाते तो कमेंट में मुझे बताइए कि वापस पढ़ाना है या नहीं। सो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। जैसे सर्कस में आप अगर कभी गए हो तो एक हॉलो स्फीयर होता है, ठीक है, हॉलो स्फीयर होता है। उस हॉलो स्फीयर में एक बाइक वाला, जैसे एग्जांपल, बाइकर ड्राइव्स अ बाइक, ठीक है, तो वो इस हॉलो स्फीयर में कंटिन्यूअसली ऐसे ऊपर नीचे कंटिन्यूअसली वो घूमते रहता है और आपको सर्कस में शो दिखाता है। तो इसको जनरली वेल ऑफ डेथ बोलता है या फिर इसको स्फीयर ऑफ डेथ बोलता है इंग्लिश में, ठीक है। खैर ये एक सिंपल सा एग्जांपल है जहां पे इस केस में भी जैसे कि बाइक है, इस बाइक को अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाना है विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स सिस्टम, तो इसको कम से कम यहां पे अंडर रूट ऑफ 5gr वेलोसिटी रखनी होगी, कंसीडरिंग दैट फ्रिक्शन 0 है। अगर फ्रिक्शन है तो खैर फिर उसके अलग कैलकुलेशंस आके हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, वो है वो है व्हीकल ऑन अ कॉन्वेक्स कर्व, ठीक है। सो एग्जांपल मैंने ले लिया एक कॉन्वेक्स कर्व, जैसे एग्जांपल माउंटेन टाइप ले लिया आपने, एक कॉन्वेक्स रोड है जिसमें ये गाड़ी है, ठीक है, जो कि इस डायरेक्शन में जा रही है। अब होता क्या है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके आपकी गाड़ी कांटेक्ट रोड से छोड़ देती है, तो वो कौन सा कांटेक्ट पॉइंट है या फिर कौन से पॉइंट पे छोड़ेगी या कब छोड़ेगी या क्यों छोड़ रही है, उस बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। इस केस में ध्यान से देना, सबसे पहले बनाएंगे हम FBD, जहां पे नीचे के डायरेक्शन में होगा mg, ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्मल, ठीक है। तो इक्वेशन बन जाता है mg माइनस नॉर्मल इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, ठीक है। सो ये इक्वेशन बन जाता है। अब ध्यान से देना, जैसे जैसे कार आपकी नीचे की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ जाते जाते वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। और अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो आपके n की वैल्यू को कम होना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा हो क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो आपके n की वैल्यू को कम होना पड़ेगा, बिकॉज अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो mg तो कम हो नहीं सकता, यानी n के वैल्यू को कम होना पड़ेगा। यानी धीरे धीरे जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है तो आपके कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू कम हो रही है, दैट इज आपका कांटेक्ट धीरे धीरे ग्राउंड से छूट रहा है। इन दैट केस v मिनिमम, यानी किस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी, किस पॉइंट पे आपका नॉर्मल रिएक्शन या कम से कम कितनी ऐसे केस में v मैक्सिमम, दैट इज ज्यादा से ज्यादा कितनी वेलोसिटी से आप इस रोड पे कांटेक्ट में रह सकते हो। इन दैट केस आपको n को क्या करना पड़ेगा, 0, दैट इज इक्वल्स टू mg। इन दैट केस v max की वैल्यू मिलेगी आपको, इन दैट केस v max की वैल्यू मिलेगी अंडर रूट ऑफ gr। सो इस वेलोसिटी पे आपका कांटेक्ट ऑलमोस्ट 0 रहेगा। इससे वेलोसिटी से और थोड़ा बढ़ेगा वेलोसिटी तो आपका कांटेक्ट छूट जाएगा। बच्चों ये सर्कुलर मोशन आज यहीं पे खत्म होता है। आपको लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट में बताइए।